Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science Assessment Worksheet number 6। ये आपकी 29th ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट या फिर यूटी की तरह होती है, तो अगर आप इसको सेल्फ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो भी एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को, अपने आंसर्स को आप इस असेसमेंट वर्कशीट वीडियो के साथ मैच कर सकते हो या फिर टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 को। आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 में 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए, और सेकंड पार्ट में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें एक एक्सट्रैक्ट भी दिया गया, इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें रीड करना है इस एक्सट्रैक्ट को। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, यानी कि पहली बार जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वे में नेशनलिज्म को देखा गया था वो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा गया था। पहली बार जो वहाँ के आम लोग थे, जो सिटीजन्स थे, वो एक साथ इकट्ठे हुए थे लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो गए थे एक नेशन के लिए। उससे पहले नेशनलिज्म सिर्फ एक आइडिया था। सो फर्स्ट जो क्लियर एक्सप्रेशन था, प्रैक्टिकल जो एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, दैट केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज ए फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क। जैसे कि 1789 से पहले की बात करें तो वहाँ पे मोनार्क की सिस्टम था, वहाँ पे क्या था, राजतंत्र था। कौन था? लुई 16 था। कब था? 1789 से पहले। The political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty or the powers from the monarchy to a body of French citizens। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो पॉलिटिकल पावर्स थी, वो पॉलिटिकल पावर्स थी वो किसके पास चली गई? जो मोनार्की थी वहाँ से चली जाती है फ्रेंच सिटीजन्स के पास, यानी कि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। और रेवोल्यूशन में जैसा कि पहले दावा किया गया था, जैसे पहले प्रॉमिस किया गया था कि रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ के सिटीजन होंगे उनके पास रियल पावर होगी और वही जो उसके नेशन के को एक तरीके से कंस्टिट्यूट करेंगे, यानी कि नेशन का क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ डिसाइड करेंगे वहाँ के सिटीजन, फ्रांस के जो लोग होंगे। ओके, उसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे। और एक्चुअली में ऐसा ही होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो वहाँ के सिटीजन ही होते हैं। तो ये था हमारा इजी सा एक्सट्रैक्ट। अब इस पर बेस्ड रहेंगे हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होती है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1765, सेकेंड ऑप्शन दिया गया 1780, थर्ड है 1789 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1797। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका रिजल्ट क्या था ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, जस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको आप रीड कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की। मोनार्की सिस्टम है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। सेकंड है एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की सिस्टम है उसका खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। थर्ड है एंड ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है, उसका एंड हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, एंड ऑफ मोनार्की, यानी कि राजतंत्र है, राजा का जो तंत्र है, राजा का जो शासन है वो खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय उसको बोल दी जाती है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट में आपका सी रहेगा और सेकंड में आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, विच रेवोल्यूशन ब्रोट द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कौन सी रेवोल्यूशन है जो पहली बार नेशनलिज्म के क्लियर एक्सप्रेशन को लेकर के आती है, जिसमें क्लियर एक्सप्रेशन है वो विजिबल होता है नेशनलिज्म का। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन रेवोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन और फोर्थ आपका ऑप्शन रहेगा जैपनीज रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी बी रहेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार हमने नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन देखा था। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड द नेशन विल बी। फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने एक दावा किया था कि नेशन, देश कैसा होगा, कंस्टिट्यूट बाय द किंग, कि उसका गठन, कंस्टिट्यूट होगा गठन, कि उसको कंस्टिट्यूट करेगा किंग। सेकंड ऑप्शन है द नेशन विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द एल्डर्स, जो बड़े हैं वो उसको कंस्टिट्यूट करेंगे।
थर्ड ऑप्शन है द नेशन विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द पीपल, लोग है वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर क्या रहेगा कंट्री का, कैसा क्या रहना है, तो वो सब कुछ डिसाइड करेंगे लोग। और डी ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा 1789। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर आपका बी रहेगा एंड ऑफ मोनार्की। थर्ड क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फोर्थ क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा द नेशन विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग गेव बर्थ टू द नेशन स्टेट इन यूरोप, इसमें से किसने जो एक बड़ा रीजन था, कोज था नेशन स्टेट के क्रिएशन में, कौन सा बड़ा कारण था? फर्स्ट है नेशनलिज्म, सेकंड है कॉलोनियलिज्म, थर्ड ऑप्शन दिए गए नाजिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन दिए गए सोशलिज्म। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा नेशनलिज्म वाज द मेन बेसिक पावर थी नेशन स्टेट के क्रिएशन के पीछे, तो आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन दिया गया व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट बने थे उनका क्या रिजल्ट निकल के आता है? फर्स्ट रिस्पेक्ट फॉर द किंग क्रोन, जो किंग थे उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। भाई जो किंग थे वो ही नहीं रहे थे तो रिस्पेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, आपसी जो लोगों में एक आइडेंटिटी है और शेयर्ड हिस्ट्री है, वो जो आपसी प्यार था वो बढ़ जाता है, ठीक। और सी जो ऑप्शन दिया गया ग्रोइंग इंटरेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाता है। डी दिया गया नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री है, जो आपस में जो सेंस था वो उसमें ज़्यादा डेवलप होता है। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात इसलिए नहीं आएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे नेशन ऐसे थे जो नेशन स्टेट तो बन गए थे लेकिन उन्होंने प्रेफर किया था ऑटोक्रेसी को, प्रेफर किया था डिक्टेटरशिप को, डेमोक्रेसी की तरफ नहीं गए थे। लेकिन ये कॉमन था सब में, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था, शेयर्ड हिस्ट्री था, कॉमन कल्चर था, कॉमन लैंग्वेज था, तो वो सब में कॉमन था। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और फिफ्थ जो क्वेश्चन था उसमें आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट, और यहाँ पर दिए गए हमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 10 दिए गए। सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ आपका क्वेश्चन रहेगा मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वीना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 की वीना कांग्रेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें डिस्कस करने। फर्स्ट है मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर कर दिया जाता है, जो एंड हो गया था कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है। फर्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर था वीना कांग्रेस का। सेकंड था ऑल द कंकर्ड टेरिटरीज वर टेकन अवे फ्रॉम फ्रांस, जितनी भी कंकर्ड टेरिटरीज थी किसने जीती थी? नेपोलियन ने, वो सभी उससे छीन ली जाती है, उसकी बंदरबांट कर लेते हैं। कौन? रसिया, ब्रिटेन और पर्शिया, ऑस्ट्रिया, वो बंदरबांट कर लेते हैं, यानी कि ऑल द कंकर्ड टेरिटरीज वर टेकन अवे फ्रॉम फ्रांस। थर्ड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड टू स्टॉप द फ्यूचर बॉर्डर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की बॉर्डर पर कुछ न्यू स्टेट्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि फ्यूचर बॉर्डर एक्सपेंशन है उसको रोका जा सके। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वीना कांग्रेस के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को देखेंगे। 8th हमें क्वेश्चन दिया गया मेंशन द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी में, जो लिबरल नेशनलिज्म था इसके लीडर थे जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, तो उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या थे ये हमें यहाँ पर बताना है। लिबरल थिंकर्स वर अगेंस्ट मोनार्की, लिबरल थिंकर्स थे वो मोनार्की सिस्टम के, राजतंत्र के बिल्कुल ही खिलाफ थे। सेकेंड दे वर अगेंस्ट द बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स, जो बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स थे, जैसे जो क्लीन था, कुलीन वर्क था, सेकंड जो ग्रुप था एस्टेट था उनके पास थे, इस टाइप के वो किसी भी बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रिविलेज के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। थर्ड दे वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की फेवर में थे, दे वांटेड टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो सेटअप करना चाहते थे। फोर्थ दे वर इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी, वो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, वन नेशन एंड वन रूल होना चाहिए। तो ये थे मेन फीचर्स या मेन जो फीचर्स पॉलिटिकल व्यूज जो थे लिबरल नेशनलिज्म के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन दिया गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर फ्रॉम द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस बिगिन 1821 से उनका एक जो स्ट्रगल था वो शुरुआत होती है, यानी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। कैसे?
दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप। जो यूरोप में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था, एक तरीके से वेव चल रही थी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इन दिस द ग्रीक रेवोल्यूशनरीज गोट द सपोर्ट ऑफ मेनी सच पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोप हु वर सिंपैथेटिक टू द एंशियंट ग्रीक कल्चर, कि काफ़ी सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे उनका भी इनको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो सिंपैथेटिक थे किससे, एंशियंट जो ग्रीक कल्चर थी उससे वो इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे, इसलिए उन्हें लगता था कि वी शुड सपोर्ट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइनली इन 1832 द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है कि जैसे आजकल हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उसी का ये ओल्ड एंशियंट नेम है। तो इस ट्रीटी के थ्रू 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1821 से लेकर के 1832 तक ये कंटिन्यू रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मन यूनिफिकेशन के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है वो हमें एक्सप्लेन करने। इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस एंड ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस थी, ऐसा नहीं कि 1 ईयर में या कुछ मंथ्स में, कुछ डेज में कंप्लीट हुई थी, एक लॉन्ग प्रोसेस थी। कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लेक्स क्यों थी, बिकॉज जर्मनी इटसेल्फ वॉज डिवाइडेड टू द मोर देन 500 छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड था। साथ ही साथ जो पड़ोसी देश थे वो भी रोड अटका रहे थे, ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। सो इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस एंड ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज मेड बाय द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848 विच वॉज अनसक्सेसफुल। पहली जो कोशिश होती है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में होती है, जो मिडिल क्लास है वो कोशिश करते हैं फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन, बट दैट वॉज द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, वो कामयाब नहीं होता है। द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, ओटो वॉन बिस्मार्क हैं, वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को वो लीड करते हैं। बिस्मार्क फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर जर्मन यूनिफिकेशन, यानी कि जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए वो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये प्यार से नहीं हो सकती, इसके लिए तलवार उठानी होगी। द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन की अगर प्रोसेस की बात करें, द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज कंप्लीटेड इन 1871 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इन 3 वॉर्स फॉट इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में 3 वॉर्स होते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ एक एक करके उनको धूल चटा दी जाती है, और इस तरीके से 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। केसर विलियम फर्स्ट प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी, और यूनाइटेड जर्मनी के एम्परर बनते हैं केसर विलियम फर्स्ट। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। और हाँ, कमेंट करना आप भूल जाते हो, इस बार मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।